हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे KVPY 2015 केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन 2 के क्वेश्चंस। मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा, साथ ही मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आपको किन टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है फॉर द रिएक्शन N2 + 3x2 गिविंग 2NX3। यहाँ पे x का वैल्यू इस रिएक्शन में यहाँ पे x2 यानी यहाँ पे F2 या Cl2 हो सकता है। द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज आर, तो हमें F सिंगल बॉन्ड F यानी फ्लोरीन का N सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, N सिंगल बॉन्ड Cl और N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका एनर्जीज दिया गया है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमें ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन दिया गया था थर्मोकेमिस्ट्री से, जिसमें हमें हाइड्रोजन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना था। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है। तो है क्वेश्चन, द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NF3 एंड NCl3 इन किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली आर क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पे भी हमें सेम हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे हमें N2H4 यानी हाइड्रोजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना था। इस बार हमें दिया गया है NF3 और NCl3 के लिए। तो इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हमें जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे ही इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम समेशन यानी जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका समेशन लेंगे और रिएक्टेंट वाले में से प्रोडक्ट वाले एनर्जीज़ को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि पहले कंपाउंड के लिए हम देखेंगे N2 + 3F2 गिविंग 2NF3। तो यहाँ पे N2 का एनर्जी हमें दिया है 941, 3F2 यानी 3 सिंगल बॉन्ड F है तो यानी 3 × 155 एनर्जी जो हमें दिया है डेटा में, और माइनस हमें जो प्रोडक्ट का दिया है। तो यहाँ पे अगर हम NF3 में देखेंगे तो NF, F यहाँ पे ऐसे 3 N और F के सिंगल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के साइड में से 2 मिला है तो टोटल 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे N और F के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा H फॉर NF3 - 226 मिल जाएगा। वहीं NCl3 के लिए सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको +467 मिल जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको साइन के साथ में इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया गया है तो पहले हमें NF3 का रिपोर्ट करना है और बाद में NCl3 का। तो ऐसे आप देखेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि थर्मोकेमिस्ट्री से सेक्शन 2 में क्वेश्चन आते रहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन X इज इन इक्विलिब्रियम विद 2Y एंड Z इज इन इक्विलिब्रियम विद P + Q आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेकेंड रिएक्शन के लिए K2 है। If the initial concentration and the degree of dissociation of X and Z, यानी जो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में दिया गया है उनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों भी सेम है, द रेशियो K1/K2 इज़। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने पे आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन जैसे आप इसे एक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसे नोटिस करिए कि X इज़ इन इक्विलिब्रियम विद 2Y दिया है और अगला रिएक्शन है Z इज़ इन इक्विलिब्रियम विद P + Q। इन दोनों के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू है K1 और सेकेंड वाले के लिए K2। तो हमें दिया गया है कि जो X और Z का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। लेट्स से वो 1 था, X का भी और Z का भी, और इनिशियली जो Y का कॉन्सेंट्रेशन था वो 0 होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल था ही नहीं, और P + Q का भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। आफ्टर टाइम t यहाँ पे रिएक्शन हुआ होगा और इसके वजह से यहाँ पे जो X है थोड़ा बहुत डिसोशिएट हुआ होगा। हम उसे कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है लेट्स से अल्फ़ा था, यहाँ पे 1 - अल्फ़ा यहाँ से डिसोशिएट हुआ और ये जो Y था वो 2 अल्फ़ा बन गया। वहीं जो Z था वहाँ पे भी 1 - अल्फ़ा डिसोशिएट हुआ और P अल्फ़ा बन गया और Q अल्फ़ा बन गया। तो अगर आपने पहले कभी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को प्रैक्टिस किया होगा तो आप बहुत ही ईजिली इन स्टेप तक पहुँच सकते हैं। अब हमें जो पूछा गया है उसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। K1/K2 दिया गया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप होगा उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। समझिए यहाँ पे m और यहाँ पे कुछ n कोएफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x का पावर 1 हो जाएगा।
तो y का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो 2 अल्फ़ा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। वहीं जो x का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली आप K2 के लिए भी लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा जो है कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका वैल्यू आएगा 4। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से, जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी एग्जामिनर हमें पूछ रहा है उसे हमें एज इट इज़ फॉलो करते जाना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ उसमें गलत इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम एग्ज़ाम में वेस्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, दिया गया है द ज्योमेट्री एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ MnBr फॉर द होल 2 माइनस रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें इसका ज्योमेट्री और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो MnBr फॉर द होल 2 माइनस, आपको पता है जो Br है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करा सकते। तो इससे आप एक चीज़ तो ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होगी, यानी टेट्राहेड्रल होगी। तो इससे हमारे जो दो ऑप्शन थे बी और डी वो तो एलिमिनेट हो गए। आप कहेंगे कि मैं वीक फील्ड लिगेंड से कैसे बता सकता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर के लिए यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और यहाँ पे जो इनर डी ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होगा, और इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग करानी पड़ेगी, और आपको एक इनर ऑर्बिटल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ही केस में पॉसिबल होता है। वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं करा पाते, और इसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, या sp3d2 वगैरह में भी जा सकते हैं, लेकिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जैसे आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें से या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आपको पता है मैंगनीज यहाँ पे दिया गया है Br4 2 माइनस, तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन हो गया +2, और Mn+2 में आपको पता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n का वैल्यू होता है 5, और ये एक वीक फील्ड लिगेंड है ब्रोमीन, तो इसकी वजह से यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको प्रॉपरली लिखने की आदत है तो आप वैसे तो एग्ज़ाम में ये मेथड मत फॉलो करिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैंगनीज है उसका एटॉमिक नंबर है 25, और उसमें से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शॉर्टकट से, वैसे आप विदिन 10 सेकेंड्स भी इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर Zn2+ सॉल्ट ब्रिज Cu2+Cu इज़ 1.10 वोल्ट। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये डैनियल सेल की बात कर रहा है, जहाँ पे जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, और उसका जो EMF वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, वो 1.10 वोल्ट्स होता है। व्हेन द सेल इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज log ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+ इज़ क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये सेल जो है कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, यानी जो इसका EMF है वो ज़ीरो हो जाएगा किसी टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर और जो केमिकल एनर्जी वो जनरेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। जो सेल का काम है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप, और वहाँ पे E का वैल्यू यानी EMF का वैल्यू हो जाएगा 0। तो उस केस में हमें बताना है log ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+ का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही इक्वेशन है जो इन लॉग वाले वैल्यूज से रिलेटेड है, वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि कैसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन को कम से कम टाइम में सॉल्व करें, और नर्न्स्ट इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के डिफरेंट फील्ड्स को कनेक्ट करने में। तो यहाँ पे हम एग्जाम में इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हमें दिया गया है कि जो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया सेल, इसकी वजह से वहाँ पे E का वैल्यू हो जाएगा 0, तो E का वैल्यू 0, E0 का वैल्यू 1.1 दिया है, -0.0592 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है Zn से Zn2+ बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, वहीं Cu2+ से Cu बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 2, फिर log ऑफ Zn2+ यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो 1.1 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा,
और यहाँ पे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 0.0592 या इसे आप 0.06 भी अगर अज्यूम कर लेंगे तो भी आपको एक वैल्यू आ जाएगा जो कि क्लोज टू 37.3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल से कैलकुलेशन था, तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको कोई लॉग का कैलकुलेशन दिया होता तो वहाँ पे आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के रिएक्शन से रिलेटेड। इसमें हमें दिया गया है ब्रोमोबेंजीन, हमें कन्वर्ट करना है इसे बेंजोइक एसिड में। 3 स्टेप में करना है ये, एक्स वाई और जेड हमें रिएजेंट्स बताने हैं। तो ऑप्शन में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं एक्स वाई और जेड के लिए। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं उन्हें आप क्वेश्चन में पुट करके देखिए कि आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर तो वही आपका करेक्ट आंसर हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो ये हो गया एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। अगले स्टेप में जब ये CH3Cl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये टोलुइन बनाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H2O से कुछ इसमें हमें बेंजोइक एसिड जैसा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन सी। यहाँ पे अगेन Mg ड्राई ईथर, यानी यहाँ पे अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में CO2 दिया है, तो हाँ ये आपको पता है कि ये बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ में हम CO2 यानी ड्राई आइस को ट्रीट कर दें, तो इससे हमें एक करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा जिसमें एक कार्बन ज़्यादा होता है। यहाँ पे बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो 6 कार्बन है, और इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे बेंजोइक एसिड यहाँ पे 7 कार्बन है, तो एक कार्बन बढ़ भी गया और आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड भी मिल गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अगेन है ऑर्गेनिक से। दिया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। तो जैसे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकता है। तो आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, यानी इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो या तो एक ईथर हो सकता है या तो एक अल्कोहल हो सकता है। देखते हैं आगे हमें क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 in H2SO4 and produces X which contains 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen. The molecular formula of X is, तो हमें यहाँ पे X का मॉलिकुलर फार्मूला बताना है जो कि इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के बाद बन रहा है। तो ईथर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, कोई ऐसा कंपाउंड बनेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कि ये ईथर है वो क्रॉस आउट करनी पड़ेगी, और ये पक्के से एक अल्कोहल है। अब 2 कार्बन का अल्कोहल यानी इथेनॉल ही होगा, तो यानी यहाँ पे होगा CH3CH2OH। तो हमें यहाँ पे जो गिवन कंपाउंड है वो तो मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब CH3CH2OH यानी इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कि होगा इथेनोइक एसिड। तो अगर आपको ये रिएक्शन पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर लगा के आ सकते हैं, जो कि है ऑप्शन बी। अगर दूसरा मेथड फॉलो करेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे और उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसने बहुत ही चालाकी से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में भी ऐसे कंपाउंड दिए जिनके एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, यानी CH2O। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये CH2O द होल ट्वाइस ही है। तो यहाँ पे इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला सेम ही आएगा, इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला सेम ही आएगा, और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप ए और बी में कंफ्यूज रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको जो कंपाउंड दिया है उसे आप इजीली आइडेंटिफाई करें, जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। और देन K2Cr2O7 और H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगेन वेरी गुड एंड नाइस कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक। क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक से ही है। पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पोजिशनल एज वेल एज ऑप्टिकल ऑफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C3H2Cl2। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए क्या हो सकता है, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, या तो एक साइक्लिक कंपाउंड और एक डबल बॉन्ड हो, या तो एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 कार्बन का ही दिया है, तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4
मिनिमम इसमें 4 कार्बन लगेंगे, तो ये हो नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड C ऐसा हो, लेकिन हमें दिया गया है कि साइक्लिक आइसोमर, तो ये भी चेन आइसोमर में आता है, ये भी चेन आइसोमर में, और ट्रिपल बॉन्ड भी जो है वो चेन आइसोमर में आता है। तो उन तीनों पॉसिबिलिटी को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, और हमारा जो एक पॉसिबिलिटी बचेगा वो है एक साइक्लिक आइसोमर प्लस एक डबल बॉन्ड। तो जैसे हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला, हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें कौन से टाइप के कंपाउंड को फाइंड करना है, जो कि है एक डबल बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब हमें यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन को वैसे अभी हम शो नहीं करते, तो क्लोरीन को लगा के चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइप ऑफ पोजिशनल और ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहला एक क्लोरीन हम यहाँ लगा सकते हैं, और दूसरा क्लोरीन भी यहीं लगा सकते हैं, तो ये एक आइसोमर हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई एक कायरल सेंटर भी नहीं बन रहा है, और ना यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, तो एक कंपाउंड ये हो गया। नेक्स्ट अगेन सेम स्ट्रक्चर रहेगा इसका। अब एक क्लोरीन हमने यहाँ पे लगाया, अगला क्लोरीन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पे चारों जो वैलेंसीज हैं यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए एक कायरल कार्बन हो गया, और यहाँ पे D और L दोनों फॉर्म बनेंगे, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड हो गए। क्योंकि हमें ऑप्टिकल आइसोमर भी काउंट करना है, तो इसके 2 कंपाउंड हो गए। जो नेक्स्ट होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा कंपाउंड। तो ये हो गए एक कंपाउंड यहाँ पे 2 कंपाउंड, और यहाँ पे एक और कंपाउंड, तो इन ऑल हमें 4 कंपाउंड ऐसे मिल गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 कंपाउंड्स साइक्लिकल आइसोमर है C3H2Cl। अगला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से, पूछा गया है द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बिलो। तो हमें दिया गया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए हमें एक ग्राफ दिया गया है। पूछा है द प्रेशर ऑफ द गैस इन एटमॉस्फेयर एट X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है X, एक पॉइंट दिया है Y और एक पॉइंट दिया है Z। इन तीनों पॉइंट्स में हमें प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गैस या स्टेट से रिलेटेड। PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें फाइंड करना है प्रेशर, हम nRT अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। जैसे आप सभी को एक ग्राफ रीड करने तो आते ही होंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर का फॉर एग्जांपल X पॉइंट के लिए देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 200 केल्विन, और वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा 50 लीटर्स। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा P इज इक्वल्स टू N का वैल्यू हो जाएगा 1 मोल, R का वैल्यू। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पूछा गया है, और वॉल्यूम जो लीटर में दिया गया है, तो लीटर एटमॉस्फेयर में जो R का वैल्यू होता है 0.0821 होता है। 8.314 जो है वो SI यूनिट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर और लीटर में दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 0.0821 वाला वैल्यू पुट करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर हो जाएगा 200, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा 50 लीटर्स। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 से, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 करेंगे तो 0.328 के अराउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट वाला P ऑफ X आया था 0.328 आया था, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में। आपको बाकी के लिए चेक करें तो आप प्रेशर एट Y और प्रेशर एट Z भी सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.28 और 32.28 भी दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत लोग यहाँ पे 8.314 लिखेंगे, और उसे 0.0821 के जगह 8.314 लिखेंगे, और इसकी वजह से उनका गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे क्रिएट किए गए हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बारीकी से बच्चों लोग से गलती कराने की कोशिश की गई है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें तो आप कोई भी सेक्शन 2 का क्वेश्चन भी ईजिली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 when fused with KOH and oxidized in air gives a dark green compound X. In acidic solution X undergoes disproportionation to give an intense purple compound Y and MnO2. The compounds X and Y respectively are. तो आपको पता होगा ये KMnO4 का प्रिपरेशन का मेथड है, और बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन NCERT से है, और आपने अपने स्टेट बोर्ड के बुक्स में भी पढ़ा होगा। तो MnO2 को जब हम KOH के साथ में फ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें K2MnO4 का ग्रीन कलर कंपाउंड मिलता है। अगर आपको नहीं भी पता हो कि यहाँ पे क्या कंपाउंड बन रहा है, तो आप इसके कलर से भी जज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन कंपाउंड दिया गया है, और जनरली बच्चों को ये पता होता है कि K2MnO4 यहाँ पे जब आप मैंगनीज़ के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसका ग्रीन कलर होता है। वहीं पर्पल कलर जो है यहाँ पे इंटेंस पर्पल कलर एक KMnO4 का यानी पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है।
तो देखते ही आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए यानी K2MnO4 और KMnO4। बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस अच्छे से याद हैं विदाउट एनी मिस्टेक और उनके कंपाउंड्स के कलर भी याद हैं, तो कुछ ऐसे सेक्शन 2 के भी क्वेश्चन हैं जो आप विथिन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेक्शन 2 के जो क्वेश्चन हो सब के सब मुश्किल ही है। अगला क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था कि एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस से आया था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 में क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन आते रहते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको वो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है तो आपको अच्छे से इसे याद करके जाना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ मेटल एक्स डिजॉल्व्स बोथ इन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH टू लिबरेट H2। तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ये मेटल जो है वो एम्फोटेरिक मेटल है, यानी ये जो एसिड है और बेस दोनों से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है। तो ये पक्के से एम्फोटेरिक मेटल है। तो ऑप्शन देखिए तुरंत ही, यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम दिया गया है। तो यहाँ पे जिंक एल्यूमिनियम जो दोनों भी है, दोनों भी एम्फोटेरिक एलिमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। आगे देखते हैं क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन। एडिशन ऑफ NH4Cl एंड एक्सेस NH4OH टू एन HCl सोल्यूशन ऑफ X प्रोड्यूसेस Y एज अ प्रेसिपिटेट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उसे तुरंत ही एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। तो हमें दिया गया एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH इन HCl सोल्यूशन। X के ऊपर हम जैसे पुट करेंगे तो हमें Y मिल रहा है एज अ प्रेसिपिटेट। हमें नहीं पता X और Y क्या है अभी तक। Y इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई एडिंग NH4Cl टू दी NaOH सोल्यूशन ऑफ X। तो जैसे हम X के सोल्यूशन में NH4Cl और NaOH डालेंगे तो भी हमें Y मिल रहा है, यानी सेम प्रेसिपिटेट मिल रहा है। द स्पीशीज़ X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको अगर ये इक्वेशन अच्छे से पता होंगे तो आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो जब NH4Cl और NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पक्के से पता होगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है NH4Cl इन एक्सेस ऑफ NH4OH, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे HCl जो है वो सिर्फ इसको इंक्रीज़ करने के लिए, NH4OH की जो डिसोसिएशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐड किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अगेन वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ही बनता है। तो अगर आप इन रिएक्शन से अच्छे से फेमिलियर होंगे और आपको ये रिएक्शन याद होंगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है हर साल एक क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ज़्यादा आप उसके पीछे मत भागिए, बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करिए NCERT से, ताकि आपका जो बाकी क्वेश्चन है उनमें गलती ना। तो ये था आज का एनालिसिस KVPY 2015 केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन 2 का। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।